फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। बायोलॉजी का भी काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग भी काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं तो उसकी भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जाम्स में तो आते ही रहते हैं। मोस्टली वनडे एग्जाम में या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स से। तो चलिए हम लोग उसी से डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस यंत्र द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इनमें से किस यंत्र द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? पहला ऑप्शन है तापायनिक उत्सर्जन, सेकंड है प्रकाश विद्युत सेल, थर्ड है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोर्थ है गैसों में विद्युत विसर्जन। तो आपको बताना है कि किस यंत्र द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो प्रकाश विद्युत सेल जो होती है वह युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल के प्रकार में शामिल है। प्रकाश विद्युत सेल के प्रकार में कौन सा शामिल है? प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश चालकीय सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा हो सकता है? आप चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल जो होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश चालकीय सेल और प्रकाश वोल्टीय सेल। तो आपका इसमें देखिए तीनों है। आपका ये प्रकाश विद्युत सेल के तीनों प्रकार है: प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश चालकीय सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है? मानव निर्मित उपग्रह में, स्वचालित दरवाजों, घड़ियों, चोर सूचक घंटियों, प्रकाश तीव्रता मापक यंत्रों में। कूट की सहायता से बताना है। केवल 1, 3, 5, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 4, 5 और सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग पर कार्य करता है। तो अभी मैंने बताया प्रकाश विद्युत सेल जो होता है सीधे प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य भी करता है। ये तीन प्रकार के होते हैं: प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश चालकीय सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल। और इसमें जो होता है क्वार्टज अथवा कांच का एक बाल्ब होता है, जिसके भीतर कुछ स्थान छोड़कर किसी क्षारीय धातु जैसे सोडियम हो, पोटेशियम हो, इस सब का धातु जो होता है उसका पतला लेप कर दिया जाता है, और यह परत जो होती है वो कैथोड की तरह कार्य करती है। और प्रकाश जो होती है सुग्राही मतलब आसानी से आने जाने लगती है। और बल्ब के बीच में धातु का एक वृत्ताकार तार लगा होता है, या एनोड का कार्य करता है। और बल्ब में या तो कोई अक्रिय गैस भर देते हैं या निर्वात कर देते हैं, और सेल के एनोड व कैथोड को एक बैटरी प्रतिरोध और धारा मापी की श्रेणी क्रम में जोड़कर परिपथ पूरा कर देते हैं। जब इनके कैथोड पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो इससे प्रकाश जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, और जो एनोड की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और इस प्रकार जो परिपथ में धारा बहने लगती है। और उसके फलता जो होता है परिपथ में संलग्न सेल का आवेशन होने लगता है, जिसका प्रयोग बाद में आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। और इसका उपयोग जो है वो मानव निर्मित उपग्रहों में, स्वचालित दरवाजों में, गणित्रों में, घड़ियों में, स्वचालित स्विचों में और चोर सूचक यंत्रों में, प्रकाश तीव्रता यंत्र मापकों में, द्रव और ठोस के अपारदर्शिता मापन में, आकाशीय पिंडों के ताप मापन में, स्पेक्ट्रमों के अध्ययन के लिए, सुदूर स्थानों पर जो है फोटो भेजने के लिए इत्यादि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका विद्युत सेल जो होता है मानव निर्मित उपग्रहों में किया जाता है, स्वचालित दरवाजों, घड़ियों, चोर सूचक यंत्रों, प्रकाश तीव्रता मापों सभी में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तापायनिक उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर किस पर निर्भर करती है? ताप पर, दाब पर, प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की चाल पर। तो चलिए आंसर दे दीजिए क्या हो सकता है। तापायनिक उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन दर क्या होता है? तो तापायनिक उत्सर्जन में धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊष्मा अवशोषित करके उत्सर्जन योग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जबकि जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह पर आपतित ऊर्जा का जो है अवशोषण कर उत्सर्जन योग्य बना देते हैं। और तापायनिक उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर होती है वो धातु की ताप पर निर्भर करती है, जबकि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो तापायनिक उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ताप पर निर्भर करती है। और अगर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की बात करें तो आपका इसमें प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रतिदीप्त है और उत्पन्न प्रकाश का रंग है। जिंक सल्फाइड नीला रंग, कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग, फ्लोरिशीन हरा रंग, मैग्नीशियम टंगस्टन पीला रंग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आपको बताना है। प्रतिदीप्त पदार्थ की बात है और उससे कौन सा रंग निकलता है। तो जिंक सल्फाइड। प्रतिदीप्त क्या होती है बता दें पहले। तो प्रतिदीप्त जो होता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो वे उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और उसके फलस्वरूप अपेक्षाकृत निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं। और यह उत्सर्जन तब तक होता रहता है जब तक उन पर प्रकाश डाला जाता है और इस घटना को प्रतिदीप्त कहते हैं और ऐसे पदार्थों को प्रतिदीप्त पदार्थ कहते हैं। और अलग अलग प्रतिदीप्त पदार्थ अलग अलग रंगों की किरणों का उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण के लिए ले सकते हैं जैसे कुनीन सल्फेट के विलयन में जब बैंगनी रंग की प्रकाश डाली जाती है तो वह नीले रंग की प्रतिदीप्त देती है। इसी प्रकार जिंक सल्फाइड में नीले रंग की देती है और कैडमियम बोरेट में गुलाबी रंग की और फ्लोरिशीन जो है ये हरे रंग की आपका देता है। और मैग्नीशियम टंगस्टन जो होते हैं ये आपका हरा और नीला रंग देता है, हल्का नीला रंग देता है और ना कि पीला रंग देता है। तो ये आपका गलत हो गया। जिंक सल्फाइड में नीला रंग, कैडमियम बोरेट में गुलाबी, फ्लोरिशीन में हरा रंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हल्का आपका नीला रंग होगा ना कि पीला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, जिंक बेरिलियम सिलिकेट, मैग्नीशियम टंगस्टन, कैडमियम बोरेट। तो चलिए क्या हो सकता है, एक्स किरणों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? तो एक्स किरणों का पता लगाने के लिए जो होते हैं जिसे आदर्श किरण कहते हैं, पराबैंगनी किरणों का जो पता लगाने के लिए हम प्रतिदीप्ति का ही प्रयोग करते हैं। और यक्स किरणों का जो पता लगाने के लिए हम बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का प्रयोग करते हैं। और जब इस पर यक्स किरण पड़ती है तो यह हरे रंग के प्रकाश की प्रतिदीप्ति देती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घरों में प्रयुक्त होने वाले ट्यूब लाइटों में निम्न में से किस पदार्थ का लेप लगा होता है? फ्लोरोसेंट, फ्लोरिशीन, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दे। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो होते हैं, घरों में प्रयुक्त होने वाले ट्यूब लाइटों में के अंदर जो होते हैं वो फ्लोरोसेंट पदार्थ जैसे जिंक बेरिलियम सिलिकेट, जिंक सिलिकेट, जिंक सल्फाइड, इन सब का लेप लगा देते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, फ्लोरोसेंट। इसका जो है घरों में जो प्रयुक्त होने ट्यूबलाइट होते हैं उसमें फ्लोरोसेंट का लेप लगा दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे पदार्थ जिन पर उच्च आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्फुरदीप्त, प्रतिदीप्त, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिन पर उच्च आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं, तो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिन पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो वे उच्च आवृत्ति के प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं और अपेक्षाकृत कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं। और जब उन पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है तब वे कुछ समय तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं और इस प्रक्रिया को स्फुरदीप्त कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को स्फुरदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, स्फुरदीप्त। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जब हम नीला या पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं तो किस रंग की स्फुरदीप्त उत्पन्न होती है? लाल, हरा, नीला, बैगनी। तो चलिए बता दीजिए, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जब हम नीला या पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं तो किस रंग की स्फुरदीप्त उत्पन्न होती है? तो स्फुरदीप्त के बारे में अभी मैंने बताया कि ऐसे पदार्थ जिन पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो वे उच्च आवृत्ति के प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं और अपेक्षाकृत कम आवृत्ति वाले प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं। और जब उन पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है तब वे कुछ समय तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को स्फुरदीप्त या ऐसे पदार्थों को स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं। और जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जब हम नीला या पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं तो हरे रंग की स्फुरदीप्त उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार कैडमियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड या जिंक सल्फाइड इत्यादि जो हैं ये सारे जो हैं नीले रंग की स्फुरदीप्त उत्पन्न करते हैं। अधिकांश स्फुरदीप्त पदार्थ जो होते हैं ये प्रतिदीप्त के गुण भी देते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो सकता है? आपका ऑप्शन नंबर जो है नीला रंग तीसरा जो है राइट हो जाएगा, थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्फुरदीप्त पदार्थों का लेप निम्न में से किस पर किया जाता है? घड़ियों की सुइयों पर, बिजली के स्विचों पर, साइन बोर्डों पर, उपर्युक्त सभी। स्फुरदीप्त के बारे में आपको पता ही चल गया, तो इसका प्रयोग है, इस पर किस चीज़ का लेप किया जाता है ये आपको बताना है। तो चलिए क्या हो सकता है? तो स्फुरदीप्त पदार्थों का जो लेप होता है वो घड़ी की सुइयों पर, बिजली के स्विचों पर और साइन बोर्डों पर किया जाता है। ये पदार्थ दिन में सूर्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं और रात में स्फुरदीप्त द्वारा चमकते हैं। आप वो देखे होंगे ब्रेकर वगैरह देखे होंगे, वो देखिए दिन में
रहते हैं, रात में वो लाइट पड़ता है तो कितना तेज़ी से चमकते हैं, वो उसी तरह से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्फुरदीप्त का। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। घड़ी की सुई में भी इसका यूज़ करते हैं, बिजली के स्विचों में भी और साइन बोर्डों में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यक्स कीड़ों की खोज किसने की थी? हेनरिच हर्ट, प्रोफेसर रोजन, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो यक्स कीड़ों की खोज किसने की थी? तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। यक्स कीड़े क्या होते हैं? जब तीव्र वेग से चलने वाली कैथोड कीड़े किसी अधिक परमाणु भार या ऊंचे द्रव्यांक वाले धातु के टुकड़े से टकराती हैं तो इससे एक नई प्रकार की किरण उत्पन्न होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देती है परंतु फोटोग्राफिक प्लेट पर उसी प्रकार क्रिया करती है जैसे प्रकाश किरणें। चूंकि ये नई प्रकार की अज्ञात आदृश किरणें थी, इसीलिए इनकी जो खोज करता है जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर रॉन्जन ने 1895 ईस्वी में इन्हें अज्ञात किरण या यक्स किरण कहा और बाद में उनके नाम पर इन किरणों को रॉन्जन किरण भी कहा जाने लगा। इनकी खोज में जो निमित्त हो गया था वो सन 1901 ईस्वी में भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन से राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया, प्रोफेसर रोन्जन। पहले एक्स किरणों की खोज नहीं हुई थी तो इनको हम अज्ञात किरणों के नाम दे दिए थे, फिर इनकी खोज होने के बाद इसको हम यक्स किरणें कह दिए और फिर इन्हीं के नाम पे रॉन्जन किरणें भी इसको कहा जाने लगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भेदन क्षमता के आधार पर यक्स कीड़ों के प्रकार में शामिल है। कोमल यक्स कीड़े, कठोर यक्स कीड़े, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो भेदन क्षमता के आधार पर यक्स कीड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो भेदन क्षमता के आधार पर यक्स कीड़े 2 प्रकार की होती हैं, कोमल यक्स कीड़े और कठोर यक्स कीड़े। कोमल यक्स कीड़े जो होती हैं जिन कीड़ों पर का तरंगदैर्घ्य 4 एंगस्ट्राम या अधिक होता है और इनकी भेदन क्षमता कम होती है उन्हें हम कोमल यक्स कीड़े कहते हैं। और कठोर यक्स कीड़े जिन यक्स कीड़ों का तरंगदैर्घ्य 4 एंगस्ट्राम से कम होता है लेकिन उसकी भेदन क्षमता अधिक होती है उन्हें कठोर यक्स कीड़े कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यक्स कीड़ों की भेदन क्षमता उनकी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। कोमल यक्स कीड़े, कठोर यक्स कीड़े दोनों जो हैं भेदन क्षमता के आधार पर यक्स कीड़ों के प्रकार हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यक्स कीड़ों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 1 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम, 5 एंगस्ट्राम से 200 एंगस्ट्राम, 4 एंगस्ट्राम से 600 एंगस्ट्राम, 2 एंगस्ट्राम से 200 एंगस्ट्राम। तो आपको बताना है कि यक्स कीड़ों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो यक्स कीड़ों की जो होती हैं वो प्रकाश कीड़ों के समान ही विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं और इनकी तरंगदैर्घ्य जो होती हैं 1 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम तक होती है। और ये जो होती है इनके प्रकाश के भी सभी गुण होते हैं जैसे परावर्तन भी होता है, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारे जो हैं इनके गुण भी हैं यक्स कीड़ों की, जैसे प्रकाश की ये सारे गुण हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, 1 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यक्स कीड़ों के गुण नहीं है? प्रकाश के समान यह दी दिखाई नहीं देता, प्रकाश के समान यह सरल रेखा में चलती है, या कीड़े गैसों को आयनित कर देती हैं, या कीड़े स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो आपको बताना है कि कौन से गुण हैं यक्स कीड़ों के, कौन कौन से गुण हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रकाश इनके गुण। तो ये कीड़े जो होती हैं भी प्रकाश कीड़ों के समान विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य अभी मैंने बताया कि 1 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम होता है और प्रकाश के समान इनमें भी गुण होते हैं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सारे गुण भी यक्स कीड़ों के होते हैं और ये भी प्रकाश के समान ये भी दिखाई नहीं देते। तो आपका ऑप्शन ये भी राइट है। फिर प्रकाश के समान ये सीधी रेखा में चलते हैं, ये भी आपका राइट है। या कीड़े गैसों को आयनित कर देती हैं, ये भी आपका राइट है। और आपका ये कीड़े स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो स्फुरदीप्त अभी मैंने आपको स्फुरदीप्त और प्रदीप्त के बारे में बताया, तो ये स्फुरदीप्त उत्पन्न नहीं करती हैं, ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यक्स कीड़ों के गुण नहीं है? यह कीड़े विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती हैं, या कीड़े फोटोग्राफी की प्लेट पर रासायनिक क्रिया करके उसे काला कर देती हैं, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। इन कीड़ों का मनुष्य के शरीर पर अधिक समय तक डालना बहुत हानिकारक होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो नहीं है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो यह कीड़े जो होती हैं वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं, ये गलत है। वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती हैं। यक्स कीड़े जो होती हैं वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती हैं, यही आपका गलत हो गया। यह कीड़े फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया करके उसे काला कर देते हैं, ये सही है। और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। और यक्स कीड़ों का जो है मनुष्य के शरीर पर अधिक समय तक डालना बहुत हानिकारक, ये भी आपका राइट है। और जब कभी एक्सरे वगैरह होती है तो वो उसका रेडिएशन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है और लंबे समय तक उसका यूज़ करने पर बीमारी भी हो सकती है। ये कीड़े जो होती हैं वो अत्यधिक गतिज ऊर्जा जो विद्यमान होती है। कीड़े अपारदर्शक पदार्थों जैसे लकड़ी है, गत्ता है, धातु की पतली चादर है, इस सब में अलग अलग गहराइयों तक प्रवेश भी कर जाती हैं। इन कीड़ों का जो प्रयोग होता है वो भारी वस्तुओं तथा हड्डियों में से भी नहीं गुजर सकती हैं और ये पदार्थ इतने मार्ग में रखे जाते हैं जहाँ पे उनकी छाया बन जाती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों राइट है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, एक्स किरणों का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? शल्य चिकित्सा में, एक्सरे में, आंतरिक विकारों में, उपर्युक्त सभी में। तो चलिए बता दीजिए एक्स किरणों का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। तो ये एक्स किरणों का जो उपयोग होता है वो आपके चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे शल्य चिकित्सा, एक्सरे, आंतरिक विकारों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, और शरीर के भीतर या बक्सों में छिपाई हुई मूल्यवान वस्तुओं का भी पता लगाने के लिए कस्टम और जासूसी विभाग द्वारा एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ये किरणें जो होती हैं हीरो की जांच परख में भी की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। शल्य चिकित्सा, एक्सरे, आंतरिक विकारों तीनों में किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किरणों के प्रयोग से निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? रवों का, अणुओं के संगठन का, भीतरी रचना का, उपर्युक्त सभी। तो एक्स किरणों का प्रयोग इनमें से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो इंजीनियरिंग कार्यों में भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भारी गार्डरों में दरार और वायु के बुलबुले का पता लगाने के लिए। और एक्स किरणों का जो प्रयोग होता है वो रवा मतलब क्रिस्टलों का, और अणुओं के संगठन या स्ट्रक्चर का, और भीतरी रचना का भी अध्ययन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन निम्न में से किसका पूरा नाम है? विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन किसका पूरा नाम है? लेजर, मेजर, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो। चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो आपका लेज़र जो होता है इसी का पूरा नाम है विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। और लेज़र जो होता है उसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन, और इसका हिंदी जो है वो विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन होता है। और लेज़र एक प्रकार की ऐसी युक्त होती है जिसके द्वारा एक वर्णिकला संबद्ध और तीक्ष्ण प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है, और साधारणतः प्रकाश में सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण होते हैं, जबकि लेज़र एक वर्णी होता है और यह केवल निर्दिष्ट दिशा में ही चलता है और एक सीधी रेखा में बिना प्रकीर्णित हुए बहुत दूर तक जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजर का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 0.01 नैनोमीटर से 1 mm, 0.06 नैनोमीटर से 5 mm, 0.08 नैनोमीटर से 9 mm, 0.02 नैनोमीटर से 5 mm। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अभी लेज़र के बारे में मैंने बताया कि लेज़र का फुल फॉर्म जो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, और इसका हिंदी नाम जो है इसका तात्पर्य विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन होता है, और यह एक सीधी दिशा में चलता है, और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 0.01 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होता है। 0.01 से 1 मिलीमीटर के बीच होता है, जिसे तरंगदैर्घ्य के आधार पर विभिन्न नाम भी दिए गए हैं। और 0.01 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच इसे दिव्य प्रकाश लेजर कहते हैं, और 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच औरक्त लेजर कहते हैं। और इसकी जो खोज है वो सन 1951 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के चार्ल्स टाउन में सूक्ष्म तरंगे पैदा करने के लिए सबसे पहला मेजर जो है जिसे माइक्रोवेव लेजर कहते हैं बनाया गया था। इसके लिए इनको 1964 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। लेज़र की खोज किसने किया था? वाई एंड डेनी, रॉबर्ट वाटसन, गीगर, थियोडोर मैमन। तो लेज़र की खोज किसने की? तो लेज़र के बारे में मैंने बता दिया। तो लेज़र जो है सबसे पहला लेज़र बनाने का जो श्रेय है ये हुंग्स अनुसंधान केंद्र कैलिफोर्निया के थियोडोर मैमन को जाता है। और ये जो है 16 मई सन 1960 ईस्वी में रूबी क्रिस्टल, जिसे एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, से लाल रंग के किरणें पैदा करने में सफल हुए थे। 1960 में अली यावन ने पहला गैस लेज़र बनाया जिसमें हीलियम तथा नियान गैसों का प्रयोग किया जाता था। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। थियोडोर मैमन लेज़र की खोज किए थे। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और नई नॉलेज मिली होगी। तो आप लोग वीडियो को बार बार देखें, रिविज़न करें, जो ना समझ में आए उसको बार बार पढ़ें और नोट कर लिया करें ताकि आप लोग को भूले ना। और एग्ज़ाम्स में आने वाले सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे लिया जाता है। इन लोग के फुल फॉर्म, लेज़र, मेजर, इस सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस हो ही जाता है। तो आप लोग बार बार वीडियो का रिवीजन ज़रूर किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।